देखो बेटा, तो इस संडे का हेडिंग लिख लो तुसी, जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, कोलिजन। सो ये टॉपिक है, प्लस ਇਹਦੇ ਨਾਲ +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, है ना, क्योंकि ਕੀਤਾ ही ਹੋਇਆ ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हुन देखो बेटा, हुन ਤੁਹਾਨੂੰ रीसेंटली मैं ना सेंड की सी असाइनमेंट, तो आप ਉਹਦੇ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ सॉल्व करनी है वो मैं सेपरेटली भेजना है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो हर रोज 10-12 क्वेश्चंस डिस्कस करके कंसेप्ट ਨੂੰ, क्योंकि थ्योरी पोर्शन तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो जेड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 balls A, B, C of same mass are placed on a frictionless horizontal plane in a straight line as shown in figure. Ball A is moved with velocity u towards the ball B and B is the middle ball. If all the collisions are elastic, find the final velocities of all the balls. ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन काफी इजी है। इजी किस सेंस ਚ बेटा कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पड़ेगा, है ना, कि अगर दो बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ हेड ऑन कोलिजन है, वन डायमेंशनल कोलिजन है, और दोनों बॉडीज के मासेस अगर सेम है, बराबर है, इक्वल है, तो दोनों बॉडीज अपनी एक दूसरे नाल वेलोसिटीज नु इंटरचेंज कर लेंदियां, एक्सचेंज कर लेंदियां। तो कहने का मतलब है कि आ है तुम्हारी बॉडी ए, आ है बॉडी बी, तो इसकी वेलोसिटी है u और ये रेस्ट दे है और दोनों के मासेस इक्वल है। तो आफ्टर कोलिजन इन्हें रेस्ट ते आ जाना, इन्हें u नाल मूव करना, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन ये हो गया एंड रेस्ट, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, हुन एदी वेलोसिटी कितनी हो गई u। हुन b और c रेस्ट ते है ना, तो इन्हां दे मासेस भी इक्वल है, तो जो इन्हां च कोलिजन होएगा तो b रेस्ट अभी रेस्ट पे b अभी रेस्ट पे आ जाएगी और अब वेलोसिटी u हो जाएगी। तो अब फाइनल सिचुएशन है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बट कांसेप्ट केड़ा इन्वॉल्व है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा हेड ऑन और बॉडीज दे मासेस इक्वल है, तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, वन डी कोलिजन, उन्हां दी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, है ना। तो एक कांसेप्ट है जो याद रखना तुसी। दूसरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। A ball of mass small m hits the floor with a speed v0 making an angle of incidence alpha with the normal. The coefficient of restitution is e, find the speed of the reflected ball and the angle of reflection of the ball. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एक 2D कोलिजन आ गया, तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ याद रखना पड़ेगा कि आ सरफेस है, आ मैं शो कर देना बेटा नॉर्मल, तो आ थोड़ी बॉल है जो इंसिडेंट हो रही है, तो आ एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
सरफेस नाल स्ट्राइक करन तो बाद रिफ्लेक्ट हो गई, तो आ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हुण आ वेलोसिटी थानू v नॉट गिवन है और आ वेलोसिटी v है आफ्टर, तो अपन आफ्टर कोलिजन r और i का रिलेशन निकालना है और v एंड v नॉट रखना। तो काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। देखो भाई हुण बेटा ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम ने कंजर्व रहना, ठीक है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन की है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हुण इहदे विच तुहानू समझ की होनी चाहिए है, ध्यान की रखना वा कि इहदे विच बेटा आ टारगेट है, दिस इज टारगेट, आ टारगेट और आ इंसिडेंट पार्टिकल। तो हुण आ जिहड़ी ध्यान दियो आ एंगल आई है, तो आ हो गया v नॉट cos आई, v नॉट sin आई। तो आ वेलोसिटी जिहड़ी है ना, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और इतना ही तो आ एंगल r हो गया ना, v cos r, v sin r। तो आ है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि आ का रेस्ट पे है, तो e दी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो इथों v cos r is equal to e v naught cos i। तो ये पहली इक्वेशन है। दूसरा बेटा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, तो पैरेलल टू सरफेस कोलिजन तो पहली मोमेंटम m v naught sin i है, ते कोलिजन तो बाद m v sin r है, तो v naught तो v sin r के बराबर बन गया। तो आ दो इक्वेशंस आ गई हैं। जे तुसी दोनों इक्वेशंस दे विचों इक्वेशन 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो tan r आ जाएगा tan i by e, है ना, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰ दूंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर i प्लस e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर i। आ बन ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ क्योंकि e1 है तो ਇਹਦਾ मतलब i और r बराबर हो जाएंगे, ਤੇ v एंड v नॉट भी इक्वल हो जाएंगे, पता ना, क्योंकि जो e1 है तो एक्चुअली आ बन जाएगा ना v नॉट अंडर रूट sin स्क्वायर i प्लस e स्क्वायर, e की वैल्यू की है इलास्टिक कोलिजन e1, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ कर सकते। तो एक अपने आप च इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, तो इनको सॉल्व करके देखना। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं सेंड किया थानू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, देखो सिचुएशन स्टेटमेंट में पढ़ो। एक स्टील बॉल है जिसका मास है 0.5 kg, is fastened to a cord 20 centimeter long and fixed at the far end and is released when the cord is horizontal। मतलब एक cord दे नाल बॉडी अटैच्ड है, तो आ लेंथ है 20 सेंटीमीटर और आ मास है 0.5 kg। हुण अंडरस्टूड है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ बेटा ਇਹ ਇਦਾਂ नीचे ਨੂੰ आएगी ना, तो ਜਦੋਂ
a 2.5 kg steel block initially at rest on a frictionless surface. The collision is elastic. The speed of block just after the collision will be. तो इथे एक ब्लॉक है ना स्टील ब्लॉक, तो ਉਹਦਾ मास 2.5 kg है और ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੀਜਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੀਲ ਬਾਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਲੀਜਨ 1D इलास्टिक है, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक और स्टील बॉल दी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का मतलब जेड़ा टारगेट है ओदी वेलोसिटी निकालनी है। तो साडे दिमाग च फार्मूला v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 ओवर आ जाना चाहिए। तो थोड़ा m1 कितना वा बॉल है 0.5 kg और m2 2.5 kg, u2 0 u1 इनको पुट करके है ना। मतलब गल की है कि ऑन द स्पॉट याद आना चाहिए सानू ना, प्रैक्टिस तो निकलनी है सारी गल, प्रॉब्लम जेडी है लैक ऑफ रिवीजन होनी है। अच्छा हुन क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एकम अर्शिया गर्ग आ रही समझ बेटा? अर्शिया गुलाटी अंकुर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 4 है तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मतलब समझ चाहिए है काफी। देखो सिचुएशन की है बेटा, आराम नाल स्टेटमेंट पढ़ो। ब्लॉक ए is hanging from a vertical spring and is at rest. Block B strikes the block A with velocity v and sticks to it, मतलब perfectly in elastic collision. Then the value of v for which the spring just attains natural length. गल नूं समझो पुत्र, हुण मैं इहनूं डायग्राम नाल समझा रहा। देखियो तुहानूं दस्सिया होया कि जब तक स्टेटमेंट च मेंशन ना किया जाए तो स्प्रिंग मासलैस है। तो सिचुएशन को समझो इस प्रॉब्लम की, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आ तुहाडा एक स्प्रिंग है, ਇਹਦਾ स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो ਇੱਥੇ तक इसकी नेचुरल लेंथ है। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इस स्प्रिंग ਦੇ ਨਾਲ एक मास अटैच करता A, तो एक्सटेंशन हो गई और इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन कितनी हुई बेटा, लेट इट बी x, और इस x को कितना इक्वेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg, तो x इज इक्वल टू mg बाय k। ठीक है, और सिचुएशन पता की है, और मैं इसी ही सिचुएशन को दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने लई आ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ a है ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ b है ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ b a ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ और स्टिक कर गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन च ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पएगा कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करदियां, कॉमन वेलोसिटी, और कॉमन वेलोसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ m1 u1 m2 u2 ओवर
है और m1 m2 इक्वल है तो थोड़ी कॉमन वेलोसिटी पता कितनी आ जानी है v/2 समझ आई गल। अच्छा तो होया ये कि आ वाली बॉडी जो ਇਹਦੇ ਨਾਲ टकराई तो दोनों जुड़ गई है ना जोड़ दिया जान के नहीं तो इन्हां दी वेलोसिटी की हो गई vc v/2 है ना। हुण सिचुएशन पता की है उन्हें दिते है कि आ जिहड़ी बॉडी है टक्कर तो बाद स्प्रिंग की हो जाना चाहिए नेचुरल लेंथ पे आ जाए मतलब ऊपर ਨੂੰ कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए x मतलब ये जिहड़ा मास है ये हुण vc वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करना शुरू कीता ते ये ओरिजिनल लेंथ पे जाके रुक जाए। हुण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो इत्थे देखो गल नूं समझो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वक्त सिस्टम दी एक तो है काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ m प्लस दूसरा है क्योंकि इस वक्त स्प्रिंग एक्सटेंडेड है हाफ kx स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ तो ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ तो कितनी 2mgx ठीक है आ इक्वेशन आ गई। हुण तुसीं की करना इस इक्वेशन vc की जगह v/2 ते x की जगह mg/k पुट करके सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल ली मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन्हें बड़े आराम दे नाल ध्यान नाल करन दी लोड़ है ठीक है क्योंकि तुहानूं दस्सिया कि हर हफ्ते जिहड़े 4 दिन है उदन थानू सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं दसांगा है ना मतलब वो तो करने ही करने हैं ना प्लस असाइनमेंट्स के विच ट्राई करो डीसी पांडे भी है तो वो ट्राई करनी है ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जिहड़े कि सानू कांसेप्ट क्लैरिटी लिए बड़े जरूरी है और इहदे विच अगले पिछले टॉपिक्स वाले भी आएंगे। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A pendulum consists of a wooden bob of mass m and length l and a bullet of mass m1 is fired towards the pendulum with a speed v1. The bullet emerges out of the bob with speed v1 by 3 and bob just completes motion along a vertical circle then v1 is तो गल की है फिर ਇਹਦੇ ਚ बड़े कंसेप्ट आ गए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है देखो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने बेटा बॉब है एट रेस्ट और आ बुलेट है तो इसकी वेलोसिटी है v है कि v1 है v1 तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m1 v1 plus 0 तो ये जी बुलेट है ਇਹਦੇ ਨਾਲ टकराई ਇਹਦੇ ਚੋਂ बाहर निकल गई तो फाइनल ये बिफोर कोलिजन है तो फाइनल कोलिजन की सिचुएशन पता क्या होगी हाँ आफ्टर कोलिजन ये मोशन चल चुका है ना हुन मोमेंटम कितनी है पुत्र हुन इथों तुसी
कंसेप्ट ये है पुत्र, जदों कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्कल च घूमना चाहती है तो ओदी लोएस्ट पॉइंट ते मिनिमम वेलोसिटी पता की होनी चाहिए है, √5gl, √5gl। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ देखो ना स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा कि जो बुलेट ਇਹਦੇ ਨਾਲ टकराई तो ये बॉब वर्टिकल सर्कल जो मूव करना चाहता, जस्ट कंप्लीट करना चाहता, जस्ट का मतलब भी ਇਹਦੀ v कितनी होनी चाहिए है, हाँ 5gl, l रेडियस ही बन जाना ना, मतलब आ गल ਜਿਹੜੀ है ये सर्कुलर मोशन ਨਾਲ जुड़ी हुई है, जे याद होएगी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ करके v1 निकाल सकते। तो अलग अलग कंसेप्ट्स ਜਿਹੜੇ है वो पता होने चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 6, तो एक क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, कुछ देखो गल समझिए, पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा, body is hanging from a rigid support by an inextensible string of length L, it is struck perfectly inelastically, ਉਹਦਾ मतलब समझ गए ना, perfectly inelastically ਦਾ मतलब ਨਾਲ चिपक गई, by an identical body of mass m with horizontal velocity v is equal to √2gl, the tension in the string increases just after the striking pi। गल ਨੂੰ समझो, आ देखो बेटा, पहला की है कि आ एक बॉडी है, तो हैंगिंग लेंथ L है, तो इस वक्त टेंशन पता कितनी है, mg है, और हाले दूसरी बॉडी टकराई नहीं है, और यदि वेलोसिटी कितनी दी है, v is equal to √2gl, उस तो बाद ए वाली बॉडी ਇਹਦੇ ਨਾਲ टकराई परफेक्टली, तो होया पता कि आ बन गया 2m हो गया, पर हुन ਇਹਦੀ वेलोसिटी कॉमन आ गई ना, कितनी m1u1 plus m2u2 over m1 plus m2, हुन आ ਤਾਂ u2 0 ही है, तो ਇਹਦਾ हाफ हो गया, पता लग जू, यस सर, बाद चों पुट करते रहांगे वैल्यू। अच्छा हुन गल समझो, हुन ਇੱਥੇ आ गए, ਜਦੋਂ कोलिजन तो बाद ये वेलोसिटी अटेन कर ली, तो इन्हें केड़ा पाथ फॉलो करना, सर्कुलर, ਤਾਂ हुन सर्कुलर ਦਾ ਕਰਦੇ वक्त ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ टेंशन है ना बदल जानी है, क्योंकि ये बॉडी मोशन च है, तो सर्कल च घूमन लई ਇਹਨੂੰ पता की चाहिए है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी, mvc² by l, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस l है, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, माइनस m, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता बेटा, जेडियां फोर्सेस अलोंग द रेडियस एक्ट करदियां, तो जेडी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है वो पॉजिटिव लेनी, जेडी अवे फ्रॉम सेंटर है वो नेगेटिव लेनी, तो आ बनेगा, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ t डैश की बनेगा, ਹੁਣ m by l ਤੇ bc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ v by 2 v square by 4 plus mg, और v square आ गया 2gl, कितना हो गया है, mg by 2 3mg by 2 हो गया, इतने मास भी तो डबल हो गया ना, mg plus 2 3mg आ गया,
टेंशन है mg, कोलिजन तो बाद है 3 mg, तो कितनी चेंज हुई 2 mg, 2 mg इंक्रीज की। मतलब इतना सी रिजल्ट्स निकालने हैं, पता होने चाहिए। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट पढ़ो। Two particles A and B initially at rest move towards each other by the mutual force of attraction at the instant when the speed of A is n and the speed of B is 3n, then the speed of center of mass of the system is। गल नूं समझो पुत्र, ये सिस्टम दो पार्टिकल्स तो बनया वा और इनिशियली दोनों पार्टिकल्स रेस्ट ते सी, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी m1 v1 plus m2 v2 over m1 plus m2 0 है ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं एक्ट कर रही सिस्टम ते तो उस सिस्टम दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ने सेम रहना ते वो शुरू च कितनी सी 0। पता क्यों रेस्ट दे सी तो वो स्टिल 0 ही है चाहे वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। गल नूं समझियो पुੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता VCM कितना निकलदा वा m1 v1 plus m2 v2 over m1 plus m2, ये तो सानू पता। पर नाल ये भी याद रखना कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें साफ किया कि थोड़ा सिस्टम दो पार्टिकल्स A एंड B का बनया, A B ते B A ते फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इंटरनल फोर्सेस है। तो इंटरनल फोर्सेस का नेट सम 0 होता हमेशा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही तो सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी ने कांस्टेंट रहना, तो वो जितनी शुरू च कितनी सी 0, तो 0 ही रहनी है। समझ आई गल? इस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन्हों ध्यान च रखना वा, है ना। और एक गल सुन लो, तो जदों भी दो पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट ते है और एक दूसरे ते म्यूचुअल फोर्स लगान करके वो मोशन च सेट हुंदे है, तो उन्होंने फाइनली किथे मीट करना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे। अच्छा हुण आ भी गल आ गई, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ पर्टिकुलर शेप दी बॉडी है, वैसे तो कोई शेप दी भी बॉडी होए तो ये गल याद रखनी है, जिदा उन्हें कहा भी साडे कोल ना एक टी शेप बॉडी है, इतना पई है इन्वर्टेड, तो ਇਹਦਾ मास भी m है, ਇਹਦਾ मास भी m है, ਇਹਦੀ लेंथ भी l है, ਇਹਦੀ लेंथ भी l है, दो पोर्शन जोड़ के t ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ सिंगल फोर्स अप्लाई करनी है, पर वो इतना अप्लाई करनी है सिंगल फोर्स कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करे, रोटेशनल नहीं। ਉਹਦੇ ਲਈ याद ये रखना तुसी कि कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन उदों शो करेगी जदों जेडी फोर्स है वो किसी होर पॉइंट पे एक्ट करे, सेंटर ऑफ मास ते नहीं। पर जे मान लो सिंगल फोर्स किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास ते एक्ट करती है तो वो रोटेशनल मोशन पैदा नहीं कर सकती। मतलब कहना ये भी ये क्वेश्चन वो बड़ा बंदा आराम ना कर लेगा कि जे मैं थानू कहां भी ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास निकालो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इस रॉड ਦਾ सेंटर ऑफ मास ਇਹਦੇ ज्योमेट्रिकल सेंटर ਤੇ और ਇਹਦਾ ज्योमेट्रिकल सेंटर ਤੇ है सेंटर ऑफ मास, और अभी मास m है, अभी m है, तो आ डिस्टेंस l/2 हो गया। ਤੇ ਹੁਣ टोटल नेट सेंटर ऑफ मास कितने है इना दोनों का, तो इना दे ज्योमेट्रिकल सेंटर ते है कितने आ गया l/4 ते आ गया, तो है ना आंसर आ गया। पर उन्हें कहा भी आपा फोर्स इतना लगानी है कि रोटेशनल
समझ किनू है जिन्हों ये पता वा भी फोर्स कितने लगनी चाहिए है Center. सेंटर ऑफ मास ते तो आप आ डिस्टेंस x कढना ना तो x कितना वा l/4 मतलब इस कंसेप्ट करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता क्लियर अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा समझ आ रही है Yes, sir. कल हो रहे थे मैं नाल इंपॉर्टेंट आप भी ट्राई करो हाँ जी. a highly elastic ball moving at a speed of 3 meter per second approaches a wall moving towards it with a speed of 3 meter per second. After the collision, the speed of ball will be highly elastic ball का मतलब समझ जाओ भी ये collision elastic collision है और ये collision पता क्या हो रहा है गल सुनो इस क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ वैसे तो ये इलास्टिक कोलिजन है पर ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1 ਹੁੰਦਾ मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ਤੇ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ तो दूजी गल कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा तो जे दोनों मासेस सेम है आफ्टर कोलिजन दोनों दी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी उदा ही अगर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा और उन्हां विचों एक बॉडी का मास मच हैवियर देन द अदर है क्योंकि एक बॉल है एक दीवार है तो दीवार का मास तो अंडरस्टूड है बॉल नालों ज्यादा होएगा तो उस केस दे विच हैवियर बॉडी उसे वेलोसिटी नाल चलती रहेगी ते जिहड़ी लाइटर है ओदा स्पीड च फर्क आता ना और वो बेसिकली ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਚ तो इस कारण करके हम देखियो मैं की गल दसन लगा हूं कि आ ਤੁਹਾਡੀ वॉल है आ वॉल है तो ਇਹਦੀ वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड और ये बॉल है तो ਇਹਦੀ वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड तो आफ्टर ए बिफोर कोलिजन है डायग्राम तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी 3 प्लस 3 है ना 6 हो जाएगी पता लगा ना रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है ते हुन बेटा आफ्टर कोलिजन बॉल दी वेलोसिटी तो उतनी रहनी है क्योंकि हैवियर है ना पर आ जी बॉल है ए पिछे नु ये तो लभना है ये नहीं कहना क्योंकि वो हुंदा सीगा जे टारगेट रेस्ट दे है ये तो टारगेट मोशन च है फर्क समझो जल्दबाजी नहीं करनी कांसेप्ट लाओ हुन इथे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की हो गई v - 3 है ना समझ आई गल ते कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की होना 1 है पर डेफिनेशन की होंदी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर ना ध्यान दियो 1 इज इक्वल टू माइनस हुन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कांसेप्ट ध्यान ना रखना हुन इथे क्योंकि ना वेक्टर वाला कांसेप्ट है तो अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆ पॉजिटिव डायरेक्शन तो आ डायरेक्शन पॉजिटिव होएगी तो जल्दबाजी नहीं करनी तो हुन इथे वेलोसिटी ऑफ जेड़ा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ u1 u2 u1 u2 तो प्लस हो गया पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जे v1 v2 है ना ध्यान ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆ
ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, v1 ਮਾਈਨਸ ਤੇ u1 ਮਾਈਨਸ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। तो अगर इसे ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੀ ਆਣਾ। तो ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v2 ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v1 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ v1 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, तो ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਪੈਨੇ। तो हाँ, तो a माइनस v इतने बनो, पता लगा, -3 प्लस v। ਹੁਣ ਆ ਵੈल्यूज पुट करिए थे, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ माइनस साइन हटा चुके हैं अपन ना, तो -3 प्लस v ओवर 6, तो 9 कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। सर आंसर 3 है, नहीं 9 लिखो, करेक्ट कर लो, सी कर लो, करेक्ट कर लो आंसर। आंसर सी है। उन देखो क्लियर है, यस मतलब कंसेप्ट्स ਨੂੰ ਪਕੜੋ, याद रखो, क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ v2 v1 ਓਵਰ u1 u2 ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ।